वेलकम टू द साइंस प्लग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फोर्थ लेक्चर के साथ हाजिर हैं और इसमें हम कैपेसिटर्स को पढ़ेंगे अच्छी तरह। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक का इफ़ेक्ट और एनर्जी स्टोर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग को भी देखेंगे और कुछ एंट्री टेस्ट के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट कम्बिनेशन कैपेसिटर्स के वो उसको भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आज का टॉपिक है कैपेसिटर। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू स्टोर द चार्ज। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज़ गिवन बाय। कैपेसिटेंस असल में होती क्या है? एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। ये कैपेसिटर ज़्यादातर हमारे पास इस सूरत में भी पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सेल है ओपन और क्लोज कंडीशन में। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कैपेसिटर की वर्किंग दिखाई गई है। कैपेसिटर जब क्लोज सर्किट हो जाता है बैटरी के साथ तो कैपेसिटर चार्ज होता है, और जब बैटरी को माइनस कर दिया जाता है सर्किट में से तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर अपना करंट देना शुरू कर देता है। ये डायग्राम ये शो करती है और ये उसकी कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस अक्सर माइक्रोफैरड्स में होती है। इसी तरह ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसको एक दीवार के साथ दिखाया गया। ये ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर ज़्यादा होते जाते हैं उधर से रिपेल होते जाते हैं और उन पे फोर्स एक अप्लाई होती जाती है और वो इस तरह डिस्चार्जिंग के प्रोसेस के थ्रू फ्लो करते जाते हैं। तो इट इज़ एन एसी डिवाइस। ये एक एसी डिवाइस है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ गिवन बाय, ये है। इसको आगे हम देखते भी हैं। और ये कैपेसिटेंस जो है वैक्यूम के साथ और ये मीडियम के साथ है, क्योंकि उसमें एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी आ गई है, तो उसको आगे देखेंगे मज़ीद। यूनिट जो है वो कैपेसिटेंस के फैरेड है। फैरेड जो है वो बराबर होता है कूलम पर वोल्ट के, जैसा कि यहाँ से भी इस फार्मूले से भी हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और इसकी डेफिनेशन यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इट इज़ अ रेशो ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज़ अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर टू द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज़ अ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और इसके कोई यूनिट नहीं होते क्योंकि सेम क्वांटिटी की रेशो है। अब ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसमें हमने फ़र्ज़ किया कि हम उसकी कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो पहले हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं कैपेसिटेंस की। इट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कैपेसिटेंस इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दोनों के तौर पे पेपर में आ सकता है। शेप और ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, एरिया ऑफ द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक यूज बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये सारी चीज़ें इसके फार्मूले में भी नज़र आ रही हैं। अगर कैपेसिटेंस में वैक्यूम है तो आप ये देख सकते हैं एरिया ऑफ द प्लेट्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस ये डी जो है ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है ये। तो ये अभी वैक्यूम है इसलिए एप्सिलॉन आर नज़र नहीं आ रहा। और किस पे डिपेंड नहीं करता ये भी पता होना चाहिए। नेचर ऑफ मेटल ऑफ प्लेट्स, यानी आपने ये एलुमिनियम की बनाई, आयरन की बनाई या कॉपर की बनाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विड्थ ऑफ द प्लेट, इनकी ये जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है ये विड्थ से भी फ़र्क नहीं पड़ता, इनके एरिया से फ़र्क पड़ता है सिर्फ, क्योंकि कैपेसिटेंस कैपेसिटर के दरमियान में होती है। Q ओवर V इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो ये हमारे पास इसका जो है वो यहाँ से ये फार्मूला हम इसका ड्राइव करते हैं, क्योंकि Q ओवर V हमने पिछले पेज पे भी देखा कि Q ओवर V कैपेसिटेंस है, तो ये वैक्यूम के साथ है। इफ़ेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। अब हमने कंसीडर किया कि हमने ये एक डाइलेक्ट्रिक हमेशा कोई ना कोई इंसुलेटर होगा। उसको हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जैसे ही रखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, जैसा कि ये लिखा हुआ है। और चार्जिंग जो है वो प्लेट्स के ऊपर वो हमेशा सेम रहता है। चार्ज हमेशा सेम रहता है, बड़ी अहम बात है, याद रखिएगा। तो ये वैक्यूम के साथ वैल्यू थी, लेकिन अब तो हमने डाइलेक्ट्रिक रख दी है, तो डाइलेक्ट्रिक के साथ ये वैल्यू है। तो आप देखें A ओवर एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ये तो वैक्यूम की ही वैल्यू है। तो इसलिए हमने जब ये वैल्यू अप्लाई की तो ये एप्सिलॉन आर की रिलेटिव परमिटिविटी की ये वैल्यू निकली। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E एक जनरल डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और एप्सिलॉन आर जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी है। मैं कूलम फोर्स पढ़ाते हुए ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये आप देख सकते हैं क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है।
तो हमने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे भी डिपेंड करता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो आप ज़रा फार्मूले से भी देखें और डायग्राम से भी देखें, जब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाती है। तो ये इसका एक फार्मूला है, हाफ क्यू वी स्केयर। अगर हम Q इज इक्वल टू सी वी लगाएँ तो ये हाफ सी वी स्केयर हो जाएगा, और अगर मैं C की वैल्यू लगाऊँ तो ये हाफ Q स्केयर ओवर सी भी हो सकता है। तो ये तीनों फार्मूले याद रखिएगा न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव के लिए। अब डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी अगर हम इस एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो ये एनर्जी डेंसिटी बन जाएगी। अब ये वॉल्यूम किस चीज़ का है? इन प्लेट्स का ये जो रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है, ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और एरिया ऑफ द प्लेट्स को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वैक्यूम बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा सॉरी, और उस वॉल्यूम से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो एनर्जी डेंसिटी बन जाएगी, जैसा कि ये आपको दिखाई गई है। V इज इक्वल टू ED, ये हम पढ़ चुके हैं, और कैपेसिटेंस का ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। ये दोनों फार्मूले जब हम यहाँ ऊपर पुट करते हैं हाफ सी वी स्केयर में, यहाँ V की वैल्यू पुट करें और यहाँ C की वैल्यू पुट करें तो ये हमें मिल जाएगा E स्केयर इंटू डी। यहाँ E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने यहाँ से D, एक D से कैंसिल हो जाएगा, A इंटू डी को सेपरेट कर लिया, तो मैंने अभी बताया कि ये A इंटू डी वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, तो इसको हमने कहा एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी का ये फार्मूला ये हम देख सकते हैं आगे। क्यू वी ग्राफ है हमारे पास। तो क्यू वी ग्राफ क्योंकि हम क्यू कहते हैं वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, और स्ट्रेट लाइन से हम क्या क्या चीज़ें अखज़ कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले है स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप जो है वो tan थीटा भी होती है, या इसके अलावा हम कह देते हैं स्लोप y ओवर x भी होती है। तो ये Q y एक्सिस पे क्या है Q, और V जो है x एक्सिस पे Q ओवर V है कैपेसिटेंस। यानी अगर हम Q V ग्राफ की स्लोप ले लें तो ये हमें कैपेसिटेंस देगी, और इसी तरह अगर हम इसका एरिया ले लें तो एरिया हमें एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर देगा। तो ये दो चीज़ें बड़ी अहम है, यहाँ से हम इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्या होती है? इंक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और ये कैसे इंक्रीज करता है कैपेसिटेंस को, इसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैनी मॉलिक्यूल्स हैव सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उनमें सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और ये ज़्यादातर इंसुलेटर्स में होती है। तो होता क्या है कि सम मॉलिक्यूल्स हाउएवर डू नॉट हैव सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयरफॉर एग्जिबिट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये एक डाइपोल मोमेंट बना लेते हैं ऐसे जिनमें सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, तो उनको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ये पोलर मॉलिक्यूल्स जब प्लेट्स के दरमियान जाते हैं तो ये इस तरह हो जाते हैं, ये देखें, ये अपने पोल्स में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन जो नेगेटिव प्लेट होती है वो सारे न्यूक्लियस को खींच लेती है आप कह सकते हैं, और जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है, इसलिए डाई इलेक्ट्रिक अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता नहीं है, लेकिन ऐसे डंबल शेप में आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि पोलराइजेशन हो गई, यानी पोल्स बन गए। तो नेक्स्ट देखते हैं जी पोलराइजेशन से क्या फ़र्क होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज़ हो जाता है और कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। और इसमें एक पॉइंट और कि Q हमेशा सेम रहता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ऐसे ये देखें, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट एक और देख लेते हैं सिम्बॉलिकली। ये आप देख सकते हैं E डिक्रीज़ हो गया, V डिक्रीज़ हो गया, F डिक्रीज़ हो गया, कैपेसिटेंस जो है वो सिर्फ इंक्रीज़ होगी, और चार्ज हमेशा प्लेट्स पर सेम रहेगा। तो ये बात मैंने आपको पीछे भी बताई और इस स्लाइड पे आपको स्पेसिफिकली बता भी दी, ताकि आप इसको याद रखें इजीली। और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा दफ़ा ऑब्जेक्टिव और जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये चार्जिंग की इक्वेशन है, देख सकते हैं आप। ठीक है, कैपेसिटर आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होता है, यानी एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है, एब्रप्टली चार्ज नहीं होता।
और एक ख़ास वैल्यू पर जाकर उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, जैसा कि ये दिखाया गया। और यहाँ पे टाइम हम कहते हैं इन्फिनिट हो गया। कभी भी कोई भी कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं होता और 100% डिस्चार्ज नहीं होता। तो फिर क्या होता है, ये देखें, ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है। Q जो कि है वो डिस्चार्ज है और Q नोट जो है मैक्सिमम चार्ज है, RC टाइम कांस्टेंट है और ये डिस्चार्जिंग का ग्राफ है। तो मैंने आपको बोला कि कोई भी कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं होता और 100% डिस्चार्ज नहीं होता, ये याद रखना है। और अगर RC की वैल्यू कम हो जाए, बहुत शॉर्ट हो जाए, बहुत छोटी सी वैल्यू हो जाए, तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा और जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। RC is the time after which the either capacitor charges to 0.63 times its equilibrium value, equilibrium charge या maximum charge भी कह सकते हैं, और discharge 0.37 times its equilibrium charge। यानी इसका मतलब ये है कि टाइम इंटरवल वक्त का वो वक्फा है जिस वक्फे में कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% चार्ज हो जाए, या डिस्चार्जिंग के लिहाज से बोलें तो हम कहेंगे ये वक्त का वो वक्फा है जिस वक्फे में कैपेसिटर की प्लेट्स पर 37% चार्ज रह जाए और 63% चार्ज डिस्चार्ज हो जाए। नेक्स्ट जी कुछ इसके कम्बिनेशंस देख लेते हैं। पैरेलल कम्बिनेशन, कैपेसिटर के जब पैरेलल कम्बिनेशन होता है तो इन कैपेसिटर्स को हम बिल्कुल सीधा अलजेब्रिक सम में ऐड कर देते हैं, और अलजेब्रिक सम में ऐड करेंगे तो आप देखें पैरेलल में ऐड करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, इंक्रीज़। अगर सारे कैपेसिटर सेम हो एक कम्बिनेशन में तो एक सिंपल फार्मूला n/c लगा सकते हैं। n जो है वो नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स हैं, और पैरेलल है तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और Q डिफरेंट होगा। सीरीज़ कम्बिनेशन में इसको रेसिप्रोकल में ऐड करेंगे, और जब रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं हमें पता है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या होती है, स्मॉलेस्ट कैपेसिटर से भी छोटी बन हो जाती है। V इसमें डिफरेंट होगा, Q सेम होगा, और अगर कैपेसिटर सेम हुए तो ये फार्मूला बन जाएगा CS = C/n। यानी ये तमाम सेम कैपेसिटर्स को अगर आपने जोड़ा हुआ है सीरीज़ कम्बिनेशन। और अगर दो कैपेसिटर हों तो फिर ये एक शॉर्टकट सा फार्मूला मैंने बनाया, आप देख सकते हैं दो कैपेसिटर्स को सॉल्व करने के लिए है। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। देखें जी ये तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं, C1 C2 C3, ये तीनों पैरेलल हैं, तो इसकी ये वैल्यूज़ हैं, तो पैरेलल है तो फिर तो सीधे ही ऐड हो जाएंगे। ये देखें 55। और अगर ये सेम होते, अगर ये कैपेसिटर सेम होते और सब की कैपेसिटेंस क्या होती, 15 माइक्रोफैरड होती, तो फिर सीधा ये तीन कैपेसिटर हैं तो n की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 15, तो फिर ये सीधा ही 45 जवाब आ जाता। और ये तीनों कैपेसिटर सीरीज़ में हैं, ये देखें अगर ये सीरीज़ में है उनकी ये वैल्यू 10, 15 एंड 30 हमने वैल्यू ले ली और ये उनकी वैल्यू अप्लाई कर दी, तो आप देख सकते हैं 1/5। तो अगर ये कैपेसिटर भी सेम वैल्यू के होते और इन सब की वैल्यू क्या होती 15, तो फिर हम सीधा ये वाला फार्मूला लगाते, ऊपर 15 और नीचे 3 लगा देते, यानी यहाँ पे C की जगह क्या आ जाता 15 और डिवाइडेड बाई 3 5 जवाब आ जाता फिर इसका। तो ये शॉर्टकट था। अब अगर दोनों कम्बिनेशन एट द सेम टाइम करने हो, ये कैपेसिटेंस है हमारे पास, देखें 4 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं इस तरह लूप की सूरत में, और A भी याद रखिएगा जब इस तरह के कम्बिनेशन आ जाएं तो हम कैपेसिटर सीरीज़ में हैं या पैरेलल हैं, हम इसको फिर डिसाइड करते हैं बैटरी के टर्मिनल्स दे के। जिन कैपेसिटर्स के अक्रॉस बैटरी के टर्मिनल आ जाएं वो कभी सीरीज़ में नहीं हो सकते, जैसा कि C के क्रॉस ये A और B आ गया है, तो ये C2, C3 और C4 ये तीनों सीरीज़ में हैं। तो ये देखें मैंने बता भी दिया, तो इसको हमने इस तरह ऐड किया और ये हमारे पास इसका जवाब बन गया। अच्छा जी, अब ये जो तीनों कैपेसिटर हल हुए तो ये एक बन गया। अब ये C2, 3, 4 और C1 ये पैरेलल हो गए, यहाँ मैंने लिख भी दिया, आप देख सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। फिर इसको हमने सीधा ऐड किया तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर। और अगर ये सारे कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर सेम होते तो फिर आप सीधा ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ये शॉर्टकट रेड कलर में दिखाया मैंने आपको। तो एक और कम्बिनेशन अगर ये ट्राइंगल की सूरत में है तो फिर आप ये देखें, अब बैटरी के टर्मिनल C1 के अक्रॉस आ गए, तो C2
और C3 ये सीरीज़ में है। तो ये देखें, ये C23 पर सीरीज़ का फार्मूला लगाया और ये वैल्यूज़ अप्लाई की, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया। जब इन C2 और C3 को हल कर लेंगे तो जो इनकी इक्विवेलेंस होगी वो C1 के साथ पैरेलल आ जाएगी। तो ये देखें, C23 क्योंकि पैरेलल आ गया C1 के साथ, तो ये सीधा अलजेब्रिक सम कर दिया गया। फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटेंस, अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर लगे हुए हैं, ऑल कैपेसिटर्स हैव सेम कैपेसिटेंस, कंसिडर एडजेसेंट कॉर्नर्स, तो फिर इसको हम एक शॉर्टकट से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि सारे कैपेसिटर जो भी हों उनकी कैपेसिटेंस सेम हो और एडजेसेंट कॉर्नर्स के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकाली जाए। तो फिर सीधा फार्मूला लगा सकते हैं n/n-1 इंटू C। कैसे, ये देख सकते हैं जी। ये देखें, ये सारे के सारे सेम है फ़र्ज़ कर लें, और इन सब की ये 4 हैं, इन सब की वैल्यू है 3, इन सब की वैल्यू है 10। तो ये C की वैल्यू देखें 10 आ गई, और हमने इनको यहाँ पे अगर ये 3 होते, ये वाले ये 3 हैं, तो फ़र्ज़ कर लें ये वाले भी ऐसे ही हैं, ये 3 हैं और इन सब की वैल्यू 10 है, तो फिर 3/n हो जाता, 3n की वैल्यू आ जाती। और अगर ये भी सेम है और इनकी वैल्यू भी 10 है, लेकिन यहाँ तो 4 है लूप में, तो फिर ये 3 की जगह यानी n की जगह 4 आ जाता। अब ये देखें, ये जो सारे कैपेसिटर्स हैं ये हम निकालना चाहते हैं, तो फिर ये 1 2 3 4 5 6, ये एक हेक्सागोन है और एडजेसेंट कॉर्नर के अक्रॉस हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। हमने फ़र्ज़ किया इन सब की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड है, तो फिर यहाँ 10 ही आ जाता, लेकिन अब टोटल नंबर ऑफ़ कैपेसिटर कितने हैं 6, तो n की जगह 6 लगा देते, तो इसका शॉर्टकट में आपके पास जवाब आ जाता। और अगर आप इसको वैसे हल करेंगे तो फिर ये काफ़ी लेंथी जाएगा, तो ये शॉर्टकट इसीलिए आपको दिया। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आप देख सकते हैं कि आज हमने एंटी टेस्ट के भी कुछ ट्रिक्स सीखे।